बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। जिस तरह प्रीवियस क्लास में हाजर्ड्स एंड रिस्क एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं कि हाजर्ड्स क्या होती हैं और इनका एनालिसिस के लिए या रिडक्शन के लिए जो ओवरऑल प्रोसेस है वो क्या है। सो प्रीवियस क्लास में ऑलमोस्ट ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं कि हाजर्ड्स को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम्स में पॉसिबल हाजर्ड्स कौन कौन सी हो सकती हैं। फिर उन हाजर्ड्स की क्लासिफिकेशन जो है, उन हाजर्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं और जो सीरियस या बहुत सिवियर किस्म के हाजर्ड्स हों उन्हीं को हम सेलेक्ट करके आगे लेके जाते हैं हाजर्ड्स डी कंपोजिशन में। हाजर्ड डी कंपोजिशन में हम हर हाजर्ड्स के पीछे जो काजेज होती हैं उन काजेज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर रिस्क रिडक्शन या असेसमेंट में हम आ, उन सॉल्यूशंस की जानिब बढ़ते हैं कि जहाँ पे हम उन रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक का ताल्लुक इस फेस के साथ है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस के। फॉल्ट ट्री एनालिसिस हमारे पास एक टूल है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी रिस्क या फेलोर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। So basically FTA is a technique in which an undesired state of the system, it's mean के failure को is analyzed, हम analyze करते हैं with the help of Boolean logic by combining a series of low level events. It's mean लो लेवल इवेंट्स का ये मतलब है कि हर फेलोर के पीछे छोटी छोटी फेलोर्स होती हैं, छोटे छोटे कंडीशंस होती हैं कि अगर वो कंडीशंस अकर हों सो इसका जो इफेक्ट है वो ओवरऑल सिस्टम फेलोर्स की सूरत में ज़ाहिर होता है। सो बेसिकली एफटीए में हम करते क्या है कि सिस्टम के फेलोर को हम एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुलियन जो लॉजिक्स होती हैं उनकी मदद से, और इसके थ्रू हम डिफरेंट सीरीज ऑफ लो लेवल इवेंट्स जो लो लेवल्स की कंडीशंस होती हैं या फेलोर्स होती हैं उनको हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ओवरऑल सिस्टम की फेलोर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है या क्या रहेगी। बेसिकली दिस एनालिसिस मेथड इज़ मेनली यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है इसका इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी है, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में भी है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और आप इसको करते हैं फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल डिबगिंग के लिए भी कर सकते हैं आगे जिस तरह आ रहा है, और साथ ही साथ सेफ्टी इंजीनियरिंग में और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, हमारी ये कोशिश होती है टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सिस्टम कैन फेल, कि सिस्टम अगर फेल होता है तो वो क्यों होता है, उसके पीछे जो काजेज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, और सिमिलरली टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वेज टू रिड्यूस रिस्क, और हम उन रिस्क को या फेलोर के चांसेस को किस तरह हम कम कर सकते हैं, टू डिटरमिन इवन रेट्स ऑफ एन एक्सीडेंट और अ पर्टिकुलर सिस्टम लेवल फेलोर, और साथ ही साथ हम किसी स्पेसिफिक फेलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द फॉल्स ट्री के उसकी अकोरेंसेस की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या रहेगी। इट्स मीन के इवन रेट क्या रहेगा, फेलोर का जो रेट है वो क्या रहेगा। सो इसका इस्तेमाल इन तीन पर्पसेस के लिए हम डिफरेंट फील्ड्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जनरल इस्तेमाल जो है एरोस्पेस में है, न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग में है, केमिकल प्रोसेसिंग में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, पेट्रोकेमिकल्स में है। इट्स मीन के वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे जो क्रिटिकल सिस्टम्स होती हैं कि अगर वहाँ पे कोई फेलोर अगर हो तो इसके जो हाजर्ड्स हैं वो काफ़ी सिवियर हो सकते हैं इकोनॉमिकली, एज वेल जो ह्यूमन लॉसेस हैं वो अकर हो सकती हैं। अब इसका जो इस्तेमाल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हम कर रहे हैं कि हाजर्ड्स को हम किस तरह एनालाइज करते हैं या किस तरह इसको रिमूव करते हैं या इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ आप इसको डिबगिंग प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, अगर इसमें कोई एरर्स आ रही हैं, बग्स आ रही हैं, तो उन बग्स को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। सो इसके लिए भी आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो बेसिक जो टेक्निक होता है कि काज एलिमिनेशन, कि हम करते क्या है कि हर फेलोर के पीछे जो काज होता है इस ट्री की मदद से हम उन काजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इनको एलिमिनेट कर लेते हैं, और एट द एंड हमारा जो सिस्टम है वो बग्स फ्री बन जाता है। सो इट्स मीन के
डिबगिंग प्रोसेस में भी, किसी भी सॉफ्टवेयर की जो डिबगिंग प्रोसेस है वहाँ पे भी आप फॉल्स ट्री को इस्तेमाल कर सकते हो। Basically, the main purpose of the false tree analysis is to help identify the potential causes of the system failures। कि अगर सिस्टम फेल होता है तो इसके जो फंडामेंटल काजेज हैं वो कौन कौन सी है, आप इन काजेज को आइडेंटिफाई कर लें या रिमूव कर लें बिफोर द फेलोर एक्चुअली हैपन्स। और फेलोर के अगर होने से पहले पहले अगर उन काजेज को हम आइडेंटिफाई कर लें या रिमूव कर लें तो सिस्टम फेल होने से बच सकता है। FTA main goal is to evaluate the probability of the event of a failure। इट्स मीन के किसी फेलोर के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है हम उसको फाइंड कर लेते हैं या उस प्रोबेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं यूजिंग द एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं और जो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आमतौर पे FTA के दो वेरिएशंस हो सकती है। इट्स मीन कि ये जो ट्री है आप इस ट्री को दो तरीकों से बना सकते हैं, टॉप डाउन अप्रोच है और बॉटम अप अप्रोच है। ये आप लोगों के नोट्स में मेंशन है कि टॉप डाउन अप्रोच में हम जो रूट है, रूट पे हम बेसिक जो हाजर्ड है या फेलोर है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और नीचे ये ट्री में जब लीव्स के साइड पे आते हैं सो उनके जो काजेज होती हैं, जो सब काजेज होती हैं या सब इवेंट्स होती हैं, हम इस पैटर्न पे मतलब ट्री को बनाते हैं। और बॉटम अप अप्रोच में इट्स मीन के जो मेन जो फॉल्ट है या जो हाजर्ड्स हैं वो बॉटम पे रहेगा और इसके जो काजेज हैं वो ट्री के ऊपर रहेंगे और रूट तक वो जा सकते हैं। सो इट्स मीन कि ये दो किस्म की वेरिएशंस है। इन दो मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप जो है इस ट्री को बना सकते हो। अगर हम फॉल्स ट्री को बनाना चाहें तो इसके लिए सर्टेन सिंबल्स हम यूज़ करेंगे जिनको हम कहेंगे कि ये ग्राफिकल सिंबल्स हैं। सो आमतौर पे इस ट्री के अंदर दो फंडामेंटल जो एंटिटीज़ हैं वो यूज़ होती हैं, इवेंट्स यूज़ होती हैं। इवेंट का मतलब है कि वो कंडीशन, वो स्पेसिफिक कंडीशन कि अगर वो अगर हो तो इसकी वजह से हमारे सिस्टम्स के अंदर फेलोर्स या हाजर्ड्स अगर हो सकती हैं। सो बेसिकली उन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्टन सिंबल हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ जो बूलियन गेट्स है, जो लॉजिक गेट्स हम यूज़ करते हैं, उन्हीं के लिए भी हम सर्टन सिंबल हम यूज़ करेंगे। अब जो इवेंट सिंबल्स हैं, सो बेसिकली हमारे सिस्टम्स के अंदर बहुत सारी इवेंट्स हो सकती हैं लेकिन फंडामेंटल जो इवेंट्स हैं वो दो ही हैं जिनको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी इवेंट्स हैं और इंटरमीडिएट इवेंट्स हैं। प्राइमरी इवेंट्स आर नॉट फर्दर डेवलप्ड ऑन द फॉल्स ट्री। आप एज्यूम कर लें कि प्राइमरी इवेंट्स वो बिल्कुल फंडामेंटल इवेंट्स होती हैं, वो फंडामेंटल या एलिमेंट्स या कंडीशंस होती हैं कि अगर वो अकर हो सो वो आगे जाके या आगे इसका इफेक्ट आगे जाके मजीद इवेंट्स जनरेट करता है, मजीद फेलोर सिस्टम में आती हैं और वो आगे मजीद इवेंट्स जनरेट करता है और एट द एंड हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो फेल होता है। सो प्राइमरी इवेंट मीन कि वो फंडामेंटल कंडीशन कौन सा है हमारे सिस्टम में जो आगे जाके सिस्टम्स के फेलोर का बायस बन रहा होता है। और इंटरमीडिएट इवेंट्स कौन सी हैं? बेसिकली जो प्राइमरी इवेंट्स का इफेक्ट है कि अगर दो तीन प्राइमरी इवेंट्स कंबाइन होती हैं तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा। सो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक इंटरमीडिएट इवेंट है। सो बेसिकली इंटरमीडिएट इवेंट्स आर फाउंड एट द आउटपुट ऑफ अ गेट। इट्स मीन के जो गेट है वो प्राइमरी इवेंट्स को कंबाइन करके इसका जो कंबाइन इफेक्ट है उस कंबाइन इफेक्ट को हम कहेंगे कि ये आउटपुट है उन प्राइमरी इवेंट्स का और उसको आप रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट इवेंट्स। इनके लिए जो सिंबल्स हैं वो ये यूज़ होती हैं कि फॉर एग्जांपल जो बेसिक इवेंट्स हैं या फेलोर है या एरर है इन द सिस्टम किसी खास कंपोनेंट में या एलिमेंट में, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे इस सिंबल के साथ। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट इवेंट्स हैं or basically is used immediately after the primary events to provide more room to type the event description। तो इट्स मीन के जो छोटे छोटे प्राइमरी इवेंट्स हैं उनका जो ओवरऑल इफेक्ट है आप सिंपली इसको एज्यूम कर लेंगे हमारे पास क्या है, ये इंटरमीडिएट इवेंट्स है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी इवेंट सिस्टम्स के अंदर अगर हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल इवेंट, क्या अगर कोई एक ऐसा इवेंट हो कि वो सिस्टम से बाहर हो लेकिन इसका अल्टरनेटिव जो इफेक्ट है वो सिस्टम के ऊपर
अगर पड़े तो सिस्टम के अंदर फेलोर अकर हो सकती हैं। साथ ही साथ कंडीशनल इवेंट्स हैं, ये कंडीशंस दैट रिस्ट्रिक्ट और अफेक्ट द लॉजिक गेट्स। अब इट्स मीन के जो बेसिक इवेंट्स हैं उनका जो इम्पैक्ट है, जो कमुलेटिव इम्पैक्ट है, उसके लिए हम गेट यूज करेंगे। सो उन गेट्स की जो आउटकम है, अगर वो किसी खास कंडीशन के ऊपर अगर वो बेस कर रहा है, इट्स मीन के जो बेसिक इवेंट्स हैं वो अगर आपस में कंडीशनली लिंक है, सो उनको हम यहाँ पे कहेंगे कि वो कंडीशनल इवेंट्स है। और नोट यहाँ पे जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है, चूंकि आमतौर पे जो प्राइमरी इवेंट्स हैं उनसे हमारा काम पूरा हो जाता है, और सो इन्हीं को हम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली प्राइमरी इवेंट्स आर नॉट फर्दर डेवलप्ड ऑन दी फॉल्ट ट्री। फॉल्ट ट्री में चूंकि प्राइमरी इवेंट्स किसी माइनर लेवल पे स्पेसिफिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है, सो इसी तरह इसका जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है उसको हम फॉल्ट ट्री में आगे नहीं लेके जाते हैं। और जो गेट्स की मदद से हम इसका जो फाइनल आउटकम है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इनको हम कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट इवेंट है। वाइल द इंटरमीडिएट इवेंट्स आर फाउंड एट द आउटपुट ऑफ अ गेट। और गेट चूंकि एक प्रोसेसिंग यूनिट है और ये प्राइमरी इवेंट्स को प्रोसेस करता है, और इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो जिस इवेंट में इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इंटरमीडिएट इवेंट है। आगे एग्जांपल में जाके इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो लॉजिक गेट्स है, मेरे ख्याल में आप लोग फेमिलियर होंगे कि एंड गेट है, आर गेट है, एक्सक्लूसिव आर गेट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गेट्स हो सकती हैं। सो इनके लिए ये करस्पॉन्डिंग जो सिंबल्स हैं इनको हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली गेट सिंबल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इवेंट्स। चूंकि यहाँ पे इनपुट आ रहा होता है बेसिकली, और बेसिकली इनका जो इनपुट होता है वो बेसिक इवेंट्स होती हैं, और इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे पास इंटरमीडिएट इवेंट्स होंगी। द सिंबल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द बूलियन लॉजिक सिंबल्स, और ये वही फंडामेंटल सिंबल्स हैं जो बूलियन अलजेब्रा में आप आमतौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। सो जो फंडामेंटल गेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आर गेट कौन सा है, एंड गेट है, एक्सक्लूसिव आर गेट्स हैं। सो बेसिकली आर गेट द आउटपुट अकर्स इफ एनी इनपुट अकर्स। कि फॉर एग्जांपल यूनियन ऑपरेशन है, आर ऑपरेशन है कि फॉर एग्जांपल ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और जो कमुलेटिव रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह जो एंड गेट है, द आउटपुट अकर्स ओनली इफ ऑल इनपुट अकर्स। सो और इनपुट्स यहाँ पे क्या होंगे, ये कंडीशन है कि इनपुट क्या हो, वो इंडिपेंडेंट हो। इट्स मीन कि जो बेसिक इवेंट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड भी अगर हम फाइंड करना चाहें, सो उसको आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। साथ ही साथ जो एक्सक्लूसिव गेट है कि एग्जैक्टली वन इनपुट अगर अकर होता है तो इसका आउटपुट जनरेट होगा, अदरवाइज आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्सक्लूसिव बी, तो इट्स मीन के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, और माइनस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड बी, इट्स मीन के एंड गेट वो माइनस होगा। तो मतलब ये गेट्स की जो लॉजिक्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। अब यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आप एज्यूम कर ले कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल ए है और बी है, ये सब सिस्टम्स हैं। अब हर एक सब सिस्टम्स के अंदर मजीद जो पार्ट्स है आप एज्यूम कर लें कि x1 है और x2 है, बी के अंदर जो पार्ट्स हैं x3 है एंड x4 है। और जिस तरह स्टार्ट में मैं कह चुका हूँ कि जो बेसिक इवेंट्स होती हैं वो बहुत ही फंडामेंटल इवेंट्स होती हैं। इंडिविजुअल बहुत ही माइनर लेवल पे जाके हम उन कंडीशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं और इनको बेसिक यूनिट इवेंट्स का नाम दे देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओवरऑल सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम्स के अंदर दो ही आप एज्यूम कर लें एलिमेंट्स, फिर मजीद दो। सो बिल्कुल माइनर लेवल पे जाके फॉर एग्जांपल x1 के अंदर कि हम फेलोर ऑफ x1 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये x1 कोई स्पेसिफिक पोर्शन है
एलिमेंट है, अगर ये फेल होता है तो इसकी फेलोर की प्रोबेबिलिटी क्या है, साथ ही साथ x2 की फेलोर की प्रोबेबिलिटी क्या है। और अब ये प्योरली डिपेंड कर रहा होता है कि यहाँ पे कौन सा गेट आप यूज़ कर लें, एंड यूज़ कर लें, आर गेट यूज़ कर लें, वगैरह वगैरह। अब अगर आप इनको एंड कर लें, सो एंड, तो इट्स मीन के ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आपस में एंड गेट के थ्रू कंबाइन होगी और इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो यहाँ पे आएगा के फेलोर ऑफ ए, के इट्स मीन के इस ओवरऑल पोर्शन की जो फेलोर की प्रोबेबिलिटी है वो बन रही है फेलोर ऑफ ए। और साथ ही साथ इन दोनों की जो बेसिक इवेंट्स हैं, इनकी फेलोर की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनके ऊपर आप गेट एंड गेट यूज़ कर लें। सो एज ए रिजल्ट ये जनरेट होगा और इनको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट इवेंट है। चूंकि इंटरमीडिएट इवेंट बेसिकली डिपेंड कर रहा है इन बेसिक इवेंट्स पर। सही कि फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये इन दोनों की जो कमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। फिर इसी तरह इन सब सिस्टम्स की जो कमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है इनके ऊपर मजीद कोई गेट हम यूज़ करेंगे। अब ये रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एंड हमने यूज़ करना है या आर हमने यूज़ करना है। ये बेसिकली इन दो एंटिटीज़ की आपस की जो डिपेंडेंसी है इसके ऊपर यह डिपेंड कर रहा होता है कि आया ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सो इसी तरह हम एक आर गेट यूज़ करेंगे और फिर इसको आगे लेके जाते हैं, और इस तरह जो टॉप इवेंट बन रहा है कि फेलो सिस्टम की फेलोर की ये प्रोबेबिलिटी बन रही है। सो बेसिकली सिस्टम की फेलोर की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इन सब सिस्टम्स के ऊपर, और इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है इन सब सिस्टम्स के ऊपर। सो इसी तरह हम इन कंपोनेंट्स की फेलोर की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करके एट द एंड ओवरऑल सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और हम बता देते हैं कि ये सिस्टम्स के फेल होने के इतने चांसेस हैं, और इन चांसेस को आप तभी रिमूव कर सकते हैं या कम कर सकते हैं अगर हम इन बेसिक इवेंट्स की फेलोर की प्रोबेबिलिटी को आप मिनिमाइज कर लें, इनको आप कम कर लें। सो इसी तरह हम सिस्टम्स के अंदर जो फॉल्ट्स अगर होती हैं उनकी फेलोर की जो प्रोबेबिलिटी है हम इनको कम कर सकते हैं और सिस्टम को मज़ीद हम ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। सो इस तरह ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हमारे पास एक फॉल्ट ट्री है, और बेसिकली फॉल्ट ट्री एनालिसिस हमारे पास इसके अंदर 5 फंडामेंटल स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स में जो फॉल्ट ट्री का बनाना एक ही स्टेप है हमारे पास। ओवरऑल अगर आप देख लें कि किस तरह हम फॉल्ट को एनालाइज करते हैं, तो सबसे पहला जो फेज है कि डिफाइंड दी अनडिजायर्ड इवेंट टू स्टडी। सबसे पहले एग्जैक्टली वही बात कि हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन में कि आप सबसे पहले किसी स्पेसिफिक अनडिजायर्ड इवेंट को जिसके फेल होने से ओवरऑल सिस्टम फेल हो सकता है, आप इसको डिफाइन कर ले, आइडेंटिफाई कर ले। फिर obtain an अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। अब एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है कि अगर आपको ओवरऑल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है तभी जाके आप फॉल्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं या फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि ओवरऑल सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 3 पे कंस्ट्रक्ट द फॉल्ट ट्री। जिस तरह आप प्रीवियसली देख चुके हैं कि फॉल्ट ट्री को हम किस तरह बनाते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज को हम डिफाइन कर लेते हैं, और फिर ओवरऑल गेट्स की मदद से उसका जो कमुलेटिव इफेक्ट है उसी के थ्रू आगे लेके जाके हम ओवरऑल सिस्टम्स की जो फेलोर की प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। फिर इवेल्युएट दी फॉल्ट ट्री। फिर फॉल्ट ट्री को हम इवेल्युएट कर लेते हैं कि किस तरह इन फॉल्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं और ओवरऑल फेलोर की जो प्रोबेबिलिटी है हम इसको कम कर सकते हैं, और किस तरह कम कर सकते हैं। फिर नंबर 5 पे कंट्रोल द हाजर्ड्स आइडेंटिफाइड। और फिर फॉल्ट ट्री को एवेल्युएट करने के बाद चूंकि हमें ओवरऑल सिस्टम की फेलोर की प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है, तो हमें यह अंदाज़ा होता है कि हमारा सिस्टम किन सूरतों में फेल हो सकता है और इसकी फेलोर की फ्रिक्वेंसी क्या वगैरह रहती है। सो चूंकि फेलोर का अंदाज़ा हमें हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि कंट्रोल द हाजर्ड्स आइडेंटिफाइड। चूंकि हाजर्ड्स आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो फिर हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम के बाहर, किस तरह इसके एनवायरनमेंट को सिक्योर बना सकते हैं, इस तरह मजीद और कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हम ले सकते हैं। सो ये था आज हमारा टॉपिक।
नोट्स में ये टॉपिक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है, सो आप इसी को भी देख लें, इसी को भी आप अंडरस्टैंड कर लें। इसके अलावा इंटरनेट रिसोर्सेज को कंसल्ट कर लें, होपफुली कि कोई मसला नहीं रहेगा। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर हम जाएंगे। थैंक यू।